ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो सीरीज है और इस सीरीज में हम लोग क्लास 11th के बैकलॉग के बारे में बात करेंगे, है ना। इस पहली सीरीज में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं क्लास 11th के जिनके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। बच्चे अक्सर टेंशन में रहते हैं कि अगर मैंने क्लास 11th नहीं पढ़ा है तो मैं ऐसा क्या पढ़ लूं कि मुझे उसकी कमी ना लगे। तो ये ऐसी सीरीज है जो आपके इस डाउट को खत्म कर सकती है कि हाँ, अगर आगे आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको कभी ऐसा महसूस ना हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, किसी चीज की मुझे कमी रह जा रही है। बैकलॉग्स हैं, बैकलॉग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सके, पाप जो आपने करे हैं पूरे क्लास 11th में उसको कैसे धोया जा सके, इस सीरीज में हम लोग उसी बारे में बात करेंगे। डाउट का सॉल्यूशन ये वीडियो सीरीज है। इस डाउट का सॉल्यूशन ये वीडियो सीरीज है कि अगर छूट गया है तो क्या करना है। कभी भी मन में आए छूट गया है तो क्या करना है, कौन सा चैप्टर छूटा है, वीडियो उठाइए और देख लीजिए। हमने सारे एसेंशियल टॉपिक्स जो इस चैप्टर में आते हैं उनको चुन चुन के इसमें पढ़ाए हुए हैं। पूरे क्लास 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इस सीरीज में पढ़ाए जाएंगे। सबकी थ्योरी समझाई जाएगी, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो ये सीरीज वन शॉट लास्ट जनवरी में अपलोड हो जाएगा और पार्ट बाय पार्ट रेगुलरली चैप्टर वाइज ये सीरीज अपलोड होते रहेगी इस चैनल पे। चलिए, अब क्लास के जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो सीरीज है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। जितने भी टॉपिक्स आज पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ये एक अलग सीरीज है जो पूरे क्लास 11th को मैंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। क्लास 11th को हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। क्लास 11th एसेंशियल्स कह रहा हूं मैं इस सीरीज को। एसेंशियल्स में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनालॉग, फ्रिक्शन। पार्ट 2 में वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जिसमें रोटेशनल मोशन आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव ऑन स्ट्रिंग। ये सारे टॉपिक्स उस सेकेंड पार्ट में आएंगे। पार्ट 3 में फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट और थर्मोडायनेमिक्स, है ना। लास्ट के जो चैप्टर्स है वो आएंगे। ये 3 पार्ट में हम लोग पूरे क्लास 11th को खत्म करेंगे इस सीरीज के अंदर। आज अगर ये वीडियो आई है तो 1 महीने बाद दूसरी वीडियो आएगी, ठीक है। तब तक वर्क, पावर, एनर्जी की क्लास जो होगी रेगुलर क्लासेस की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे रेगुलरली, ठीक है। तो कभी क्लासेस मिस हुई तो वहां से आप कवर कर सकते हो हमेशा के लिए, ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अब सारे टेलीग्राम चैनल्स पे ही आएंगे, होमवर्क भी सारे टेलीग्राम चैनल्स पे ही आएंगे, तो वहीं पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसका एक लिस्ट बनाएंगे, सारे के सारे टॉपिक्स का एक लिस्ट, और उसके बाद सारे टॉपिक्स का लिस्ट बनाने के बाद हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, हमारे पास क्लास 11th एसेंशियल पार्ट 1 सीरीज का सारा टॉपिक्स सामने दिया हुआ है, ठीक। पहला चैप्टर से लेके छठा चैप्टर, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 सारे चैप्टर्स इसके अंदर है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं, ये चैप्टर्स मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 सारी चीजें जो भी एसेंशियल्स है, जो भी जरूरी चीज है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जिसके बिना आप वर्क, पावर, एनर्जी नहीं पढ़ सकते, जिसके बिना आप अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ सकते, जिसके बिना आप लोग मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, वो सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब तक जितना भी पढ़ा है उसमें से क्या आपको एट एवरी इंस्टेंट, हर एक क्षण में आपको क्या क्या याद होना चाहिए, वो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कि क्लास 11th में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक क्या क्या चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉइज आएगी और थोड़ा बहुत लाइट भी आएगा, है ना। हमने परफेक्ट नहीं किया अपना ये सिचुएशन, रिकॉर्डिंग सिचुएशन हमने परफेक्ट नहीं किया अभी, ये पहला वीडियो, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए प्लीज एक्सक्यूज मी, राइट। तो यूनिट एंड डायमेंशन चलते हैं, है ना। पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशन, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट आर डायमेंशनल फॉर्मूलाज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ये 3 टॉपिक्स, तीनों टॉपिक्स को हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर के पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हमारे पास है वेक्टर्स, सेकंड चैप्टर है हमारे पास वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को जोड़ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को घटाना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का कंपोनेंट, वेक्टर्स को कैसे तोड़ते हैं, और लास्ट में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। उसके बाद चैप्टर 3 में हम लोग थोड़ा सा बेसिक मैथ्स की तरफ देख लेंगे। पहला टॉपिक है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा डिफरेंशिएशन, तीसरा इंटीग्रेशन। थोड़े थोड़े ये आप लोग को आने चाहिए, वेदर यू आर स्टडीइंग मैथ्स और बायोलॉजी।
आप मैथ्स पढ़ रहे हो या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको तो बहुत डिटेल में आगे चल के पढ़ना ही पड़ेगा, पर अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो तब भी आपको ये चीज थोड़ी बहुत जान लेनी चाहिए। अगला है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को भी मैंने अलग अलग तरीकों से बांट दिया, ठीक है। काइनेमेटिक्स से हमारे बड़े चैप्टर्स शुरू हो जाएंगे, काइनेमेटिक्स से हमारे बड़े चैप्टर्स शुरू हो जाएंगे। काइनेमेटिक्स में अगर हम लोग देखें तो 3 चैप्टर होता है। एक वेक्टर काइनेमेटिक्स का हिस्सा हम लोग कह सकते हैं, 1 डायमेंशन काइनेमेटिक्स, 2 डायमेंशन काइनेमेटिक्स, और रिलेटिव मोशन भी उसी में आता है, रिलेटिव मोशन भी उसी में आता है। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा निकलेगा, है ना। देखते हैं पहला एवरेज वेरिएबल। जैसे हमने स्पीड पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, इन सबको फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक कितना वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में, दिए गए क्षण में, 5वें सेकंड में, 3रे सेकंड में, है ना, 2.3 ऑफ अ सेकंड में कहां पे था वो ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसका एक्सेलरेशन कितना था। ये सारी चीजें हम जहां पे पढ़ सकते हैं वो क्या है, एवरेज वेरिएबल्स। उसके बाद इंस्टेंटेनियस फॉर्म है। उसके बाद क्या है, इंस्टेंटेनियस फॉर्म। एवरेज हम लोग पढ़ते हैं कहां पे, जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करें और एक क्षण की जब बात करें, एक मोमेंट की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग इंस्टेंटेनियस फॉर्म पढ़ते हैं। फिर आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 होते हैं ना, s = ut + ½ at², उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ हम लोग काइनेमेटिक्स के ग्राफ देखेंगे, बेसिक से सिंपल से। लास्ट में हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें रेंज क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर किसी पहाड़ पे किसी चीज को आप फेंक रहे हो, या पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, दोनों केसेस में क्या होगा। लास्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। फिर आता है हमारा रिलेटिव मोशन। उसके बारे में भी रेगुलर नॉर्मल रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, जिससे हमारे एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व हो सके, जिनसे हमारे आरबीडी के क्वेश्चन सॉल्व हो सके। आगे है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, है ना, 3 तरीके से तीनों लिखा मैंने। इम्पल्स, फ्री बॉडी डायग्राम, इम्पल्स और फिर उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, ये सारी चीज पढ़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में हम वेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, हम नॉर्मल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, टेंशन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, स्प्रिंग का और सूडो फोर्सेस का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हमने पुली पढ़ा था, पुली पढ़ा था, तो पुली, कंस्ट्रेंट, वेज, ये सारी चीजें जो है ना, ये इक्विलिब्रियम में होती है। तो उनके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, उनको कैसे अप्रोच करते हैं, उनका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्सेलरेशन कितना होगा अगर इक्विलिब्रियम में, तो 0। आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर पार कर जा रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन पार कर जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी मोशन में होगी, चलने लगेगी। देखो कोई भी बॉडी दुनिया की है, उसको रोके हुए से चलाने के लिए, रुका हुआ है कोई बॉडी और उसको चलाना है, चलाने के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ता है, और उसी फोर्स को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जो कम से कम फोर्स जो लगा के हम अपनी बॉडी को रुके से, रेस्ट से मोशन में ला सके। क्लियर है। आगे देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसको सबको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद वैसे पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, मेरे हाथों से लिखा हुआ, पर अभी आपको साथ साथ लिखना है जो क्लासरूम में और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें 3 ही मेन टॉपिक पढ़ने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, है ना, पहला है उसमें से। पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि फिजिक्स इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दुनिया में हम कभी भी उसी चीज को फिजिक्स में पढ़ेंगे, कभी भी उसी चीज को फिजिक्स में पढ़ेंगे जिस चीज को हम लोग नाप सकते हैं, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। और यही नापने का अलग अलग तरीका भी होता है। ये क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें कुछ और क्वांटिटी, किसी और चीज की मदद नहीं लेनी पड़ती, वो सेल्फ सफिशिएंट है। अगर मैं आपको बोलता हूं मास, क्या बोलता हूं, मास, ठीक है, तो आप तो समझ जाओगे ना मैं मास, केजी वाले मास की बात कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं लंबाई, क्या कह रहा हूं, लंबाई, लंबाई का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लंबाई निकालने का कोई फॉर्मूला तो नहीं है। अगर हाँ चलो भाई मैंने 1 कदम लंबाई तय कर लिया, मैंने 1 कदम लंबाई तय कर लिया, इसका कोई फॉर्मूला था क्या, बिल्कुल नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज होती हैं
जिनका बेसिक फॉर्मूला कुछ नहीं होता, जिनका बेसिक फॉर्मूला कुछ नहीं होता, उनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी अलग से फॉर्मूला की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के मदद से प्राप्त करते हैं, ऐसी दोज क्वांटिटीज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से निकाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या क्या आता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या क्या आ सकता है? तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसका आपने फॉर्मूला सुना हो, अगर आपने फोर्स का फॉर्मूला सुना है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो सकता है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो सकता है ना। इसी तरह से कोई भी क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला आपने सुना हुआ है बिना किसी फॉर्मूला के, जैसे एरिया है, एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं और डिपेंडिंग अपॉन सर्कल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, उसको हम लोग लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऐसे करके निकालते हैं। एरिया का कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होता है, एरिया का कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होता है ना। तो अगर उसका फॉर्मूला है तो वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकता, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत सारे तो नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज जो एब्सोल्यूट है, जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको परिभाषित करने के लिए, जिनको बताने के लिए हमें किसी और चीज को बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमने रोशनी कह दी, लाइट कह दिया, तो लाइट तो लाइट है, दूरी कह दी, दूरी तो दूरी है, द्रव्यमान कह दिया, मास कह दिया, मास तो मास है। उसी तरह से अगर हमने टाइम कह दिया तो टाइम तो टाइम है, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं है, टाइम को आप किसी दूसरे मेथड से नहीं निकालते, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी के लिए बदलता नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7। कौन कौन सी देखते हैं? मास जिसका ऐसा यूनिट है केजी, और डायमेंशन को ऐसे ब्रैकेट्स में दिखाते हैं, डायमेंशन को इस तरह से ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, अब देखोगे डायमेंशन जो होता है मास का वो होता है केजी, एसआई यूनिट जो होता है मास का वो होता है केजी, और उसके डायमेंशन को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, उसके डायमेंशन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। लेंथ यानी कि लंबाई का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। उसी तरह से टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के या फिर थीटा से, या फिर थीटा से। ये चीज ध्यान में रखना, टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो है उसको क्या कैसे बताते हैं? एम्पियर में। करंट को किस चीज में नापते हैं? एम्पियर में। ठीक है, अब इस एम्पियर को हम लोग दिखा देंगे कैपिटल ए से। लुमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में इसको कहते हैं ज्योति की तीव्रता, हिंदी में क्या कहते हैं? ज्योति की तीव्रता, कंफ्यूज मत होना है ना। चलो बात ये, लुमिनस इंटेंसिटी, हाउ इंटेंस इज द लाइट, लाइट कितना इंटेंस है, कितना तीव्र है, कितनी ज्यादा रोशनी है, कितनी ज्यादा रोशनी है, रोशनी ज्यादा है या रोशनी कम है। अगर घर में 2 बल्ब जल रहे हैं तो क्या होगा? रोशनी ज्यादा होगी। 1 बल्ब जल रहा है तो रोशनी कम होगी, है ना। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि लाइट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, कभी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो उसको नापा भी जा सकता है कि लाइट ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, लाइट ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, उसको किस चीज में नापते हैं? कैंडेला में। लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई चीज कितना है, कोई चीज कितना है, ठीक है, उसको नापते हैं हम लोग मोल में। कोई भी चीज कितना है उसको हम लोग नापते हैं मोल में, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट भी मोल ही होता है, डायमेंशन होता है MOL, MOL स्मॉल लेटर्स में, और इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक। डायमेंशंस के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है और इक्वेशन क्या है ये हम देखते हैं। जब हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को, उसके बेस क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, उसके बेस क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर मुझे फोर्स बताना है तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग नापते हैं केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मास का डायमेंशन हो गया m, मास का डायमेंशन क्या हो गया? m। कितनी बार? मास तो एक ही बार आ रहा है। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का मतलब लेंथ, मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ कितनी बार आ रहा है? 1। फिर आ रहा है सेकंड, सेकंड किस चीज का डायमेंशन है? टाइम का, और टाइम कितनी बार आ रहा है?
2 बार, और क्योंकि ये डिवाइड में आ रहा है तो इसके पास माइनस लगाएंगे, डिवाइड में आ रहा है तो क्या लगाएंगे, माइनस। दैट्स हाउ डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क्स। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी को देखोगे, आप एक फिजिकल क्वांटिटी की तरफ देखोगे, फिर आपको करना क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला देखना है और उस फॉर्मूला के हिसाब से उसको उसके बेस क्वांटिटी के रूप में क्या कर देना, बेस का मतलब फंडामेंटल, बेस का मतलब फंडामेंटल, उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिख देना है। जैसे कि अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो मास एक बार आता है, एक बार आता है, लेंथ एक बार आता है, और टाइम -2 टाइम्स आता है। टाइम कितने टाइम्स आता है, -2 टाइम्स। ओके, अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, तो मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, फिजिकल क्वांटिटी। अगेन हम लोग फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स। किसका एग्जांपल लेते हैं, फोर्स का। अब इस फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन बताना है, तो एक साइड में आप फोर्स लिखोगे, बीच में डालोगे इक्वल टू का साइन। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए, LHS बनना चाहिए, RHS बनना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए, और इक्वल टू का साइन होना चाहिए, दैट इज एन इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब दूसरे एक साइड में उसको क्वांटिटी को लिखना है और दूसरे साइड में क्या लिखना है, उसके डायमेंशन को। डायमेंशन को कभी भी इस बॉक्स में लिखोगे। फोर्स क्या है, MLT -2। इसी तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, हम लोग उनका फॉर्मूला, उनका डायमेंशन और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे देखो, डायमेंशंस में मेनली हमें मास की, लेंथ की और टाइम की बात करनी है। किसकी बात करनी है, मास की, लेंथ की और टाइम की। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास है एरिया। सबसे पहले क्या है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लेंथ जो है इसको, ये भी क्या है, लेंथ ही है, और ये ब्रेथ भी क्या है, ये भी क्या है, लेंथ ही है। इसमें मास, इस एरिया के फॉर्मूला में मास कितनी बार आया, 0 बार, मास एक बार भी नहीं है। एरिया में इफ यू हैव टू फाइंड एरिया, एरिया निकालना है आपको, तो उसमें मास कितनी बार आएगा, एक बार भी नहीं, तो मास के नीचे क्या लिखा मैंने, 0। लेंथ कितनी बार आया, एक बार, एक बार, 2 बार, और टाइम कितनी बार आया, 0। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर m की पावर कितना, 0, l की पावर कितना, 2, और t की पावर कितना, 0। दिस इज हाउ डायमेंशनल फॉर्मूला इज फाउंड, है ना। कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग खोजेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, दूरी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी है। विस्थापन कहते हैं उसको हिंदी में, लेंथ है, दूरी को नापते हैं लेंथ में, तो लेंथ इसमें आ गया और डिवाइड में क्या आ गया, टाइम। इसको हमने लिख दिया लेंथ बाय टाइम। लेंथ को किस चीज में नापते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। अच्छा, लेंथ है, इसका डायमेंशन L हो गया, और टाइम है, उसका डायमेंशन T हो गया। ठीक है, तो डिवाइड के पहले लेंथ ऊपर आ रहा है और टाइम कहां आ रहा है, नीचे। डायमेंशन देखो वेलोसिटी का, इसमें लेंथ कितनी बार है, लेंथ एक बार है। लेंथ कितनी बार है, एक बार है। मास कितनी बार है, तो मास वेलोसिटी के फॉर्मूला में एक बार भी नहीं है। मास वेलोसिटी के फॉर्मूला में एक बार भी नहीं है। ठीक है, लेंथ की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट है उसमें, और डिस्प्लेसमेंट कितनी बार है, डिस्प्लेसमेंट इसमें एक बार है, तो लेंथ कितनी बार लिखोगे, एक बार। टाइम कितनी बार है, एक बार है, और क्योंकि नीचे है तो इसका पावर कितना रख दोगे, माइनस। पावर किस चीज में ले लोगे इसको, माइनस में। अगर कोई भी चीज नीचे है, डिवाइड में है, अगर ये 1/a लिखा हुआ है तो वी कैन राइट इट एज a की पावर -1। अगर 1/a लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं हम लोग a की पावर -1। तो यहाँ पे 1/t लिखा हुआ है तो हम लोग उसे t की पावर -1 भी लिख सकते हैं, उसे t की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे m कितना हो गया, 0, l कितना हो गया, 1, और t कितना हो गया, -1। m0 l1 t -1। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी कितना बदला और उसके अनुसार टाइम कितना बदला। ठीक है, तो हम लोग वेलोसिटी का चेंज, ऊपर में वेलोसिटी और नीचे में टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऊपर में लिखा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और टाइम ऑलरेडी इसमें था, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम इंटू टाइम, टाइम का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ऊपर में डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है, और नीचे में टाइम जो कि कितनी बार है, 2 बार। मास इसमें 0 बार, लेंथ इसमें 1 बार, और टाइम इसमें 2 बार। क्योंकि टाइम नीचे है तो उसको कितनी बार लोगे, -2। तो दिस बिकम्स m0 L1 t-2। ठीक है, फोर्स, अगला क्या है, फोर्स। और हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हमने फॉर्मूला में क्या लिखा, मास इधर लिखा है, फिर लिखा है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास हमारे पास है m, मास हमारे पास क्या है, m, तो m एक ऑलरेडी है यहाँ पे, तो m1 लिख दोगे। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, lt-2। तो एक्सेलरेशन के लिए ले लोगे l एक बार और t-2 2 बार, t-2 2 बार। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग लेते हैं mlt-2। क्या लेते हैं, mlt-2। नेक्स्ट इज वर्क डन, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं mlt-2, फोर्स ऑलरेडी हमने निकाल दिया mlt-2, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले फोर्स का डायमेंशन लिख देंगे, पहले किसका डायमेंशन लिख देंगे, फोर्स का, और फिर उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन में मास आता है 1 बार, लेंथ आता है 1 बार, और टाइम आता है -2 बार। और उसमें जब डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो 1 बार और लेंथ उसमें जुड़ जाएगा, 1 बार और लेंथ उसमें जुड़ जाएगा। तो mlt-2 में हमने l कर दिया, तो l कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। l कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट देखने चलते हैं। यहां पे हो गया m1 L2 t-2, m1 L2 t-2। ठीक है, चलो अगला है पावर। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितने समय में कितना वर्क करा किसी ने, कितने समय में किसी व्यक्ति ने कितना वर्क करा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्लियर है, तो इसको हमने लिखा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन ऑलरेडी हमारे पास था m1 L2 t-2, m1 L2 और t-2, -2 में एक और डिवाइड बाय 2, -2 में एक और डिवाइड बाय 2। तो ऑलरेडी -2 है, और डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार और माइनस जुड़ेगा, डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार और माइनस जुड़ेगा। 2 और 1 कितना हो गया, 3, -2 से ये क्या हो जाएगा, -3। तो m1 L2 t-3, यहां पे हमारा डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो जाता है। ऐसे आपको कभी भी किसी चीज का डायमेंशन निकालना हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, पहले नहीं करा या फिर ध्यान से नहीं देखा, तो आप इस तरीके से उसको हर बार निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज और उनको निकालने का तरीका शॉर्टकट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हिंदी में कहूं तो सब एक है, हम सब एक है। ठीक है, अगर दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, अगर दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब वो दोनों चीजें सेम ही होंगी, सेम तरह की चीजें होंगी, सेम तरह की चीजें होंगी। मान लो आपको 10 मीटर जाना है, कहाँ जाना है, 10 मीटर, और आपका वजन 50 किलो है। ठीक है, तो आप जितनी दूर आपको जाना है उसमें आप अपने वेट को जोड़ सकते हो क्या, नहीं जोड़ सकते, दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। आप अपने मास को या अपने वेट को आप जितने लंबे हो उससे भी नहीं जोड़ सकते, उससे भी आप नहीं जोड़ सकते। आप लेंथ को और मास को एक दूसरे के साथ ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि 5 kg, ठीक है, 5 kg एप्पल्स में, 5 kg एप्पल्स में आप जोड़ दीजिए 3 मीटर का रोप। क्या करिए, 3 मीटर का रोप जोड़ दीजिए। क्या ये 538 हम लोग लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एप्पल्स है और ये रस्सी है। एप्पल्स का वेट है और ये रस्सी का लेंथ है। वेट और लेंथ को आप जोड़ सकते हो क्या, कभी नहीं जोड़ सकते। दिस वोंट बी 8 एप्पल रोप, ये 8 एप्पल रोप नहीं होगा, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एब्सर्ड है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप मास में 5 किलो वजन में 3 किलोमीटर लंबाई नहीं जोड़ सकते, 5 किलो वजन में 3 किलोमीटर लंबाई आप नहीं जोड़ सकते। तो अगर आप दो चीजों को जोड़ सकते हो, दो फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ सकते हो, तो उनका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप उन दोनों को ऐड कर रहे हो तो उनका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर
कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में लिखा गया है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को राइट में, एक चीज को लेफ्ट में लिखा गया और दूसरी चीज को राइट में, तो लेफ्ट वाला और राइट वाला क्या होना चाहिए, डायमेंशनली बराबर होना चाहिए, डायमेंशनली बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए अगर मैं लिखता हूं 1 kg इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 kg इक्वल टू 1000 मीटर, 1 kg में 1000 मीटर, सही है क्या? बिल्कुल नहीं, 1 kg में 1000 मीटर नहीं होता। बट अगर मैं लिखता हूं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, तो 1 किलो में 1000 ग्राम, ये तो होता है, ये तो होता है, क्योंकि इधर भी हम लोग मास को नाप रहे हैं, इधर भी क्या नाप रहे हैं, मास, और इधर भी क्या नाप रहे हैं, मास। क्लियर है? यहां पे हमने मास नापा है एलएचएस में और आरएचएस में हमने लेंथ नाप दिया है, तो मास और लेंथ कभी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो अगर a प्लस बी कर रहे हो तो a का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम होगा, a प्लस बी कर रहे हो तो a और b का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। a b अगर LHS में है और c RHS में है, a b अगर LHS में है और c RHS में है, तो LHS की सारी चीजें और RHS की सारी चीजें सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब a और b ऐड हो रहा है, इसीलिए a का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम हुआ, और ये दोनों के दूसरे साइड में क्या है, c, LHS RHS, तो इनका भी डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सब एक है, सब क्या है, एक है, जोड़ा जा रहा है तो एक है, घटाया जा रहा है तो एक है, अगर LHS में RHS में तब भी क्या है, सेम, राइट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं बता दूं, अगर आपको कोई बता दे, ठीक है, कि इस एक बेंच पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं, एक बेंच पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं, मैं कहूं एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं, एक बेंच पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 4 बच्चे, ठीक है, और फिर हम बोल दें 4 बच्चे बैठ गए, कितने बच्चे, 4 चिल्ड्रन, राइट, और एक जो बच्चा है उसका जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर, वो क्या है, 10 सेंटीमीटर, अज्यूम करना है, सच में 10 सेंटीमीटर का कोई नहीं है, ठीक है, चलो अज्यूम कर रहे हैं कि उसका विड्थ क्या, चौड़ाई क्या है, 10 सेंटीमीटर, एक बेंच पे 4 लोग बैठ रहे हैं और 10 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई है। आपसे इस ये दो बातें बताने के बाद, इन दो बातों को बताने के बाद अगर कोई पूछे कि बताओ बेंच कितना चौड़ा होगा, तो 4 बच्चे बैठ रहे हैं 10 सेंटीमीटर के, कितना हो गया, 40, कितना हो गया, 40, 4 स्टूडेंट्स ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर का बेंच है। कितने सेंटीमीटर का बेंच है, 40 सेंटीमीटर का बेंच है, ठीक है, जो कि किसी काम का नहीं रहेगा, बट हाँ 40 सेंटीमीटर का बेंच है, ठीक। तो अगर इसमें क्या हो रहा था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट रिलेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रिलेशन। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट रिलेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करके दोनों साइड इक्वल कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि बच्चे कितने हैं और कितने बच्चे हैं और कितने चौड़े हैं, तो हम बता सकते हैं बेंच कितना चौड़ा है, बेंच कितना चौड़ा है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसमें भी कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के साथ, सेम चीज हम लोग कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के साथ, कि इफ वी नो द डिपेंडेंस ऑफ ए क्वांटिटी, हमें पता है कि कोई क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी है, उसको बताना है तो वो किस किस चीज से मिलके आती है, किस किस चीज से मिलके आती है। जैसे हमने वर्क को कहा है, किसको कहा है, वर्क को, तो वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलके आता है, वर्क किससे किससे मिलके आता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। तो वर्क डिपेंड करेगा, वर्क निर्भर करेगा दो चीजों पे, एक फोर्स पे निर्भर करेगा और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर करेगा। वर्क फोर्स पे निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा, और वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, राइट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। तो वर्क का जो डायमेंशन होगा, वर्क का जो डायमेंशन होगा, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होगा, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। फोर्स कितना हुआ, mL2 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L। तो ये दोनों मिला के m इधर हो गया, L2 हो गया, और T माइनस कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो mL2T-2 दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में हमारा मिल चुका है, ठीक है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमें पता है कि कोई चीज किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड कर रही है, तो हम दोनों के बीच में रिलेशन बता सकते हैं, दोनों के बीच में क्या बता सकते हैं, रिलेशन, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है, अगर आपको कोई बोलता है कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन पे। तो फोर्स डिपेंड करता है दो चीजों पे, पहला है मास, पहला क्या है, मास, दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन, दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन। हम लोग एक चीज ध्यान से देखते हैं, मास जो होता है इसका
जो यूनिट और डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन इसका m हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा m, एक्सेलरेशन lt-2, क्या हो जाएगा lt-2, ठीक है। और इधर क्या है फोर्स, इधर क्या है फोर्स, ये भी क्या होता है mlt-2, दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया, दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो हमने रिलेशन बोला है वो सही है, वो रिलेशन क्या है सही है कि हाँ सच में फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड किस चीज पे निर्भर करता है, इससे टाइम पीरियड हमें पता है, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम हमें दिया गया है एक साइड, और दूसरे साइड वो किस पे डिपेंड करता है वो दिया है। हम फॉर्मूला निकालेंगे, किसका फॉर्मूला निकालेंगे टाइम पीरियड का, किसका फॉर्मूला निकालेंगे टाइम पीरियड का, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला हमें नहीं पता, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें नहीं पता, राइट। अब दूसरा हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन ए बॉडी इन ए सर्कुलर मोशन, इसका फॉर्मूला नहीं निकालेंगे क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, सर्कुलर मोशन में भी पता है, भले ही अभी याद नहीं आ रहा हो पर देखना सर्कुलर मोशन का भी पता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या फोर्स का डायमेंशन और इन तीनों का डायमेंशन मिला के सेम है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से करते हैं, दोनों क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं और इसे मिटा रहा हूं, ओके, ठीक, चलिए देखते हैं। टाइम पीरियड दिया हुआ है, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड दिया हुआ है तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ विच इज मास, पहला क्या है मास, ठीक है। अब मास पे डिपेंड कर रहा है, पावर तो नहीं बताया कितनी बार मास पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं बताया कितनी बार मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं बताया। तो मास की पावर हम लोग ले लेते हैं a, मास की पावर ले लेते हैं a। फिर क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, किस पे डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ को हम लोग किस चीज से दिखाएंगे L से। अब हमें ये भी नहीं पता, अब हमें ये भी नहीं पता कि L पे कितनी बार डिपेंडेंस है, लेंथ पे कितनी बार डिपेंडेंस है, ये भी हमें नहीं पता। तो इसके साथ क्या लिखोगे B। लास्ट में हम लोग लिखेंगे टाइम, क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लास्ट में हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास तो A लिख दिया, L हमने B लिख दिया, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी ये डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन हो गया ना, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर को लेंथ में और सेकंड स्क्वायर को टाइम में, पावर है 2, ये दोनों मिला के L, ये T2 है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा T-2, क्या हो जाएगा LT-2। तो क्योंकि एक्सेलरेशन है तो इसको हमने क्या लिख दिया LT-2 का पावर कितना, LT-2 का पावर C, LT-2 का पावर हमने क्या लिखा है C लिखा है। M निकल गया, L निकल गया, LT-2 निकल गया। बेसिकली M हमारा क्या था मास था, M हमारा क्या था मास था, L हमारा क्या था लेंथ था, L हमारा क्या था लेंथ था। LT-2 जिसका पावर हमने C लिखा था वो था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इनको तोड़ते हैं, मास को तो तोड़ोगे तो m ही आएगा, m की पावर a आ गया, L को तोड़ोगे तो L ही आएगा, लेंथ ही आएगा, L की पावर b आएगा, G को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा LT-2 और इसका पावर कितना आ जाएगा C, इसका पावर कितना आ जाएगा C, इसका पावर C है तो G को तोड़ सकते हैं, G को तोड़ सकते हैं L और T-2 में, L और T-2 में G को हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर अभी एक बार में बैठ के नहीं समझ में आ रहा, बैक करोगे, अब वीडियो में वापस जाओगे और फिर से देखोगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 6 महीने की चीज एक दिन में पढ़ा दे रहा हूं तो आपको गारंटी है कि एक दिन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल भी देखना है, परसों भी देखना है, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल रहूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहीं पे है ना, उस पे भी मैं अवेलेबल रहूंगा, और साथ साथ जो क्लास में आ रहे हैं जो लोग उनके लिए तो मैं अवेलेबल हूँ ही, है ना। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये वाला टॉपिक सर मैं फिर से वो रिवीजन वाला वीडियो देख रहा था या देख रही थी, मुझे ये वाला टॉपिक पता ही नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये समझ गया मैं ये नहीं समझ पाया। इससे क्या हो जाएगा ना आपके जितने भी डाउट्स हैं वो कम होते जाएंगे। अगर मैं बैठ के आपको सारा सिलेबस फिर से पढ़ाऊं तो वो तो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर आपको ये आज की क्लास देखने के बाद उसमें से कोई चीज फिर भी नहीं समझ में आती तो उसको एज अ डाउट मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसकी चिंता नहीं करनी, बस यहाँ पे बैठना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। मैं आपका डेडिकेशन देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपका डेडिकेशन देखना चाहता हूँ। तो चलिए, टाइम हमने लिया है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है एम ए एल बी और जी सी पे। एम का हमने ए लिखा है, एल का हमने बी लिखा है, और एल टी जी इज इक्वल टू LT-2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर हो गया लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर हो गया टाइम की पावर -2। जहां पे पर आ गया, जहां पे पर आ गया वहां पे पावर माइनस में चला जाएगा, जहां पे पर आ गया वहां पे पावर माइनस में चला जाएगा, जहां पे डिवाइड आ गया वहां पे पावर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग, इधर है t की पावर 1, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1, m की पावर 0, l की पावर 0 और
t की पावर 1। दूसरी साइड है m की पावर a, l की पावर यहाँ पे b है और l की पावर यहाँ पे c है। तो क्या b और c को ऐड कर सकते हो, b और c को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो c। यहाँ पे हुआ क्या है, हमने ऐसा कुछ करा है, m a लिखा है, l b लिखा है, l की पावर फिर c लिख दिया, l की पावर क्या लिख दिया है, c लिख दिया, एल बी इंटू एल सी हो गया, एल की पावर बी इंटू एल की पावर सी। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहता है, क्लास 8 की मैथमेटिक्स है ये, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको कहेगा कि एल की पावर बी है मल्टीप्लाइड बाई एल की पावर सी है, तो आप एल की पावर बी प्लस सी से लिख सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एल की पावर क्या लिख देंगे, बी प्लस सी, एल की पावर क्या लिख देंगे, बी प्लस सी। उसके बाद हमारे पास बचेगा टी, क्या बचेगा, टी, टी का पावर -2 है, उसको मल्टीप्लाई करो सी से, तो -2 इंटू सी क्या होता है, -2c, क्या होता है, -2c। अब हम लोग दोनों साइड इक्वेट करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, इक्वेट। m यहाँ पे a है और m यहाँ पे 0 है, m एक साइड में क्या है a और दूसरे साइड पे m क्या है 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 0, सिंपल, a इज इक्वल टू 0। मास पे डिपेंडेंस नहीं होगा, मास पे m की पावर कितना हो गया 0, क्लियर है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं l इधर 0 है, l इधर b प्लस c है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 0, इधर l की पावर क्या है 0 और इधर साइड b प्लस सी है l की पावर, तो एक साइड l की पावर 0 है और दूसरी साइड l की पावर b प्लस सी, एक साइड l की पावर 0 है और दूसरी साइड b प्लस सी है तो दोनों l ही है, तो दोनों l ही, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों l है तो दोनों बराबर होगा, तो 0 किसके बराबर हो गया, b प्लस सी के, 0 किसके बराबर हो गया, b प्लस सी के। इधर t की पावर 1 है और इधर t की पावर -2c है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, -2c, इधर 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, -2c, ठीक है। तो c इज इक्वल टू अगर निकालना है, क्या निकालना है, c, तो 1 इधर रहेगा और 2 नीचे चला आएगा, माइनस कर दोगे, c इज इक्वल टू -1/2। m इज a इज इक्वल टू 0, यहां से हमें a इज इक्वल टू क्या निकल जा रहा है 0 और c इज इक्वल टू क्या निकल जा रहा है -1/2, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये कितना है, lt -2 इधर है, क्या है -2c और क्या का पावर क्या है 1 इज इक्वल टू -2c, क्लियर है ना। चलिए देखते हैं, ये हो गया b प्लस सी भी दिया हुआ है 0, b प्लस सी भी क्या दिया हुआ है 0, तो हम लोग देखते हैं b और c को लिखते हैं -1/2, ये कितना हो जाएगा 0, तो b इज इक्वल टू पता करना है, -1/2 इधर चला गया, LHS से RHS में चला गया, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b क्या हो गया हाफ, b क्या हो गया हाफ, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे a के बदले क्या लिख दोगे, a के बदले क्या लिख दोगे 0, b के बदले क्या लिख दोगे हाफ, b के बदले क्या लिख दोगे 1/2 और c के बदले क्या लिख दोगे -1/2। अच्छा, जिसका पावर प्लस में 1/2 है, जिसका पावर प्लस में 1/2 है वो ऊपर रहेगा और जिसका पावर माइनस में 1/2 है वो क्या रहेगा नीचे। डिवाइड में माइनस पावर रहता है और मल्टीप्लाई में प्लस पावर रहता है, क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं, हमें 3 चीजें दी हुई थी, कितनी चीजें दी हुई थी 3, मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब इन तीनों पे कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, ए पे कैसे डिपेंड कर रहा है, बी पे कैसे डिपेंड कर रहा है और सी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो ए बी सी को मैंने पावर भी ए बी और सी ही दिया था, ए बी सी को मैंने पावर भी ए बी और सी ही दिया था कि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे मास ऑफ बॉब क्या है, मास ऑफ बॉब, एक साइड में क्या रखना है टाइम पीरियड, तो टी लिखेंगे, एक साइड में टाइम पीरियड रखना है तो क्या लिखेंगे टी। मास ऑफ बॉब यानी कि m, मास ऑफ बॉब यानी कि m, m की पावर कितना 0, m की पावर कितना 0। उसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है इसको देखो तो l यानी कि b है, b की पावर कितना है, b की पावर है 1/2, तो l की पावर क्या कर दोगे 1/2, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से डिनोट करते हैं क्या, और इसकी पावर कितना है c, इसकी c की पावर c इज इक्वल टू कितना है -1/2, तो इसको लिख दिया -1/2। तो यहां से टाइम पीरियड आ गया, m की पावर 0 तो 1 हो गया, l की पावर 1/2, किसी भी चीज की पावर अगर 1/2 है तो उसको हम लोग रूट अंडर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं रूट अंडर, तो l की पावर 1/2 इज इक्वल टू रूट अंडर l, और g की पावर -1/2, अब क्योंकि g है और माइनस पावर है, पावर क्या है माइनस, तो कहां जाएगा नीचे, पावर माइनस तो जाएगा डिवाइड में, नीचे लिखा g और वापस से 1/2 है तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू रूट अंडर l/g, टाइम पीरियड किसके बराबर आता है रूट अंडर l/g के बराबर आता है। सिमिलरली अगर आपको बोला गया है फोर्स डिपेंड करता है मास, रेडियस और वेलोसिटी,
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक साइड हमें लिखना है मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरी साइड लिखना है मास, रेडियस और वेलोसिटी। मास क्या होता है m, एक्सेलरेशन क्या होता है lt माइनस 2। इधर मास m हो गया, क्या हो गया रेडियस, मास रेडियस और क्या लिखना था वेलोसिटी। रेडियस है क्या है रेडियस है, रेडियस क्या लिखोगे लेंथ, रेडियस को क्या लिखोगे लेंथ। 2 मीटर रेडियस, 3 मीटर रेडियस, 4 मीटर रेडियस, 1 सेंटीमीटर रेडियस, 1 किलोमीटर का रेडियस, 10 किलोमीटर का रेडियस, ये सब क्या है लेंथ है, लंबाई है, क्या है लंबाई, राइट। तो अब हमारे पास क्योंकि फोर्स दिया हुआ है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स दिया हुआ है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है mlt माइनस 2। अब इसको किसके बराबर बताना है, मास इनटू रेडियस इनटू वेलोसिटी। मास को भी m लिख सकते हो, रेडियस को क्या लिख सकते हो l, और वेलोसिटी को क्या लिखोगे lt माइनस 1। तो देखो m रह गया, l कितना हो गया मास इनटू रेडियस इनटू वेलोसिटी, l हो गया lt माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों साइड हमें क्या करना होगा इक्वेट करना होगा। आप लोग एक काम करो, इसको खुद से करना है कि बोर्ड पे अभी जगह नहीं बच रहा तो इसको मैं रहने देता हूँ, लेट जस्ट कंसिडर इट होमवर्क, या फिर क्लासरूम में हम लोग देख लेंगे। तो अगर ये होमवर्क है हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है, mlt माइनस 2 दोनों साइड, एक साइड mlt माइनस 2 फोर्स आएगा और एक साइड ये तीनों मिला के mlt माइनस 2 आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इस साइड mlt माइनस 2 आना चाहिए और इस साइड भी mlt माइनस 2 आना चाहिए। दोनों साइड सेम चीज आनी चाहिए और दोनों साइड बराबर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए इसके बाद ये हो गया हमारा चैप्टर 1 खत्म। चैप्टर 1 जो हमारा था उसमें जितने भी एसेंशियल्स थे, जो भी जरूरी चीजें थी वो खत्म होगी। अब चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंस पता है क्या है, अभी से लेके लास्ट चैप्टर जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, हर चैप्टर में ये चीज आएगा। यूनिट निकालिए, डायमेंशन निकालिए, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम में भी आएगा, सारे चैप्टर्स में भी आएगा। तो आई डोंट थिंक कि आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो बनेगी, बनी हुई होगी इसकी, तो 30 मिनट्स में आप चैप्टर 1 कर सकते हो और काफी अच्छा मतलब प्रोग्रेस हो सकता है आपका फिजिक्स के डिपार्टमेंट में। चलिए ठीक। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो अपने बड़े भाई को सपोर्ट कर दो यार, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर देना। उसके साथ साथ अगर आप लोग मुझे जानते हो, आप लोग मेरे शहर से हो, आप रक्सौल से हो, आप ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हो, तो आप किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज की, किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए आप मुझसे मिल सकते हो, मेरे यहाँ आ सकते हो। मैं नागा रोड रक्सौल में एक छोटी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जिसका नाम लुमिनार फिजिक्स है ना। आप मुझसे आके मिल सकते हो, मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, जो भी चीज आपको पूछना है, मन में कोई भी डाउट है, पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, 10th एग्जाम, 12th एग्जाम, उसके साथ साथ जेईई नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एनटीएससी ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मैं उसमें आपका सपोर्ट जरूर करूंगा। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।